हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। और पढ़ाई बढ़िया चल रही है। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग आ गए हैं संख्या पद्धति की अगली वीडियो में, जहां हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.5 और 1.6 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, आपको बने रहना है, वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकें। जो भी हमारे सवाल हैं उन्हें हम बहुत ही सरलता से और आसानी से धीरे धीरे सीखेंगे। तो बच्चों, ध्यान से आपको पढ़ना है। ये कोई भी अभ्यास के जो सवाल हैं आपके कठिन नहीं हैं, उन्हें घर पे रिवीजन करना है और उनको ध्यान से देखना है और समझना है। यदि ध्यान से देकर अगर पढ़ेंगे उनको, तो निश्चित ही वो सवाल आपको समझ में आएंगे और ये जो पाठ है वो आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो बच्चों, करते हैं स्टार्ट। प्रश्नावली 1.5 का जो पहला सवाल है उसमें कहा गया है कि बताइए, इसमें कहा गया है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय हैं और कौन कौन अपरमेय हैं। तो बच्चों, पहला जो खंड दिया गया है वो आपका इस तरीके से दिया गया है, 2 ऋण √ 5। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, यदि हम एक परमेय और एक अपरमेय संख्या लेकर चल रहे हैं और यदि हम उनको जोड़ते हैं या फिर उनको घटाते हैं या उनका आपस में गुणा करते हैं, एक परमेय संख्या का अपरमेय संख्या में भाग देते हैं या फिर अपरमेय संख्या का परमेय संख्या में भाग देते हैं, तो सभी स्थितियों में हमने देखा था कि हमारी एक अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। बच्चों, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 2 है वो हमारी एक परमेय संख्या है और √5 है वो हमारी एक अपरमेय संख्या है। और यदि हम परमेय संख्या से एक अपरमेय संख्या को घटाएंगे तो उत्तर भी हमारा एक अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये हमारी क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। अपरमेय संख्या। अब दूसरा आपका खंड दिया गया है जिसमें दिया गया है कि 3 धन √23 कोष्टक बंद है -√23। तो बच्चों, तो कोष्टक को खोलेंगे तो क्या आएगा, 3 धन √23 ऋण √23। तो हम देखते हैं ये धन की है और ये ऋण की है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी आपस में और हमारा बचेगा 3। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों, हमारा उत्तर एक परमेय संख्या प्राप्त हो गया है। तो ये हमारी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। तो हमारा 3 + √23 -√23 हमारी क्या होगी, ये परमेय संख्या होगी। बच्चों, अगला खंड आपका जो दिया गया है वो है 2 √7 बटे √7। अब हम देख पा रहे हैं कि 2 √7 में √7 का भाग हो रहा है। तो यहाँ बच्चों हम देखेंगे कि 2 √7 बटे √7, √7 से √7 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो हमें मिलेगा केवल 2। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 क्या है, हमारी एक परमेय संख्या होती है। तो ये जो है आपकी 2 √7 बटे √7 क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। तो ये क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। चौथा जो खंड आपका दिया गया है इसमें वो दिया गया 1 बटे √2। तो बच्चों, इसमें देखिए, एक हमारी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या में और एक अपरमेय संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर हमारा अपरमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इसलिए ये भी आपकी क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। अपरमेय संख्या होगी। बच्चों, आपका एक 5वां जो खंड दिया गया है वो दिया गया है आपका 2 पाई। तो हम जानते हैं पाई हमारी क्या है, पाई हमारी अपरमेय संख्या होती है।
और यहाँ हम देख पा रहे हैं ये 2 पाई कहाँ से आया है, 2 के साथ पाई का गुणा हुआ है तब हमारा 2 पाई बना है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 हमारा क्या है, परमेय संख्या है और पाई हमारी अपरमेय संख्या है। तो उत्तर हमें क्या प्राप्त होगा, अपरमेय संख्या प्राप्त होगा। इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, 2 पाई है वो क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगा। तो बच्चों बड़ी सरलता से ये पहचान किया कि कौन हमारी परमेय है और कौन हमारी अपरमेय है। अब बच्चों इसमें प्रश्न संख्या जो 2 दिया गया है वो भी आपका काफी सरल है। तो बच्चे इसको देखकर घबराते हैं कि ये बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही सरल आपके सवाल हैं। तो आप इनको जब करेंगे तो निश्चित ही सीख जाएंगे। आपको करना है और समझना है, तो ये आपके लिए बहुत सरल होने वाले हैं सारे टॉपिक। प्रश्न 2 है, उसमें दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। हमें जो भी आपके इसमें भी 4 खंड हैं इसके, हमें क्या करना है, सरल करना है। जैसे पहला खंड आपका दिया गया है 3 धन अंडर 3 और दूसरे कोष्टक में दिया गया है आपका 2 धन अंडर 2। तो बच्चों यहां इसको हम सरल करेंगे तो क्या करना है, यहां पे आप देखिए आपने बीजीय व्यंजकों का गुणा पढ़ा होगा, तो उसमें क्या करते थे, अगर इस तरीके का कोई भी बीजीय व्यंजक हमारा होता था जैसे a धन b और यहां आपका c धन d, तो इसमें अगर हमें गुणा करना है तो क्या करते थे, पहले हमें a का c के साथ गुणा करना है तो ये हो जाएगा ac, फिर a का d के साथ करना है तो हो जाएगा ad, फिर हमें b का c के साथ करना है तो हो जाएगा bc, फिर इसका इसके साथ होगा b का d के साथ तो बन जाएगा bd। इस तरीके से हम इसका आसानी से उत्तर ज्ञात कर लेते थे। सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 3 दूने 6 और यहाँ 3 का 2 अंडर के साथ गुणा करेंगे तो 3 अंडर 2। फिर हमें क्या करना है, प्लस के 3 हैं और ये भी प्लस के हैं तो इनका गुणा होगा तो ये आएगा 2 अंडर 3 और जब हम इसका अंडर 3 का अंडर 2 के साथ करेंगे तो प्राप्त होगा हमें अंडर 6। बच्चों उस दिन मैंने आपको एक सरसमिका बताई थी कि यदि हम अंडर a का गुणा अंडर b के साथ करेंगे तो हमारा अंडर ab प्राप्त होता है। इसी तरीके से जब हम अंडर 3 का गुणा अंडर 2 के साथ करेंगे तो हमारा इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, अंडर 6 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा पहला सवाल हो गया है। दूसरा खंड जो आपका दिया गया है उसमें दिया है 3 धन अंडर 3 3 ऋण अंडर 3। तो बच्चों के करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, तो 2 तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं, दोनों ही तरीकों से। तो पहला तरीका ये है कि हमारे पास एक सरसमिका होती थी a माइनस बी और a प्लस बी दूसरे कोष्टक में, तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो यहां बच्चों देख पा रहे हैं ये हमारा इसी रूप का बन रहा है, या a प्लस बी और यहाँ दूसरे कोष्टक में a माइनस बी लिखा हुआ है, फिर भी हम उसको a वर्ग माइनस बी वर्ग लिखते थे। ये दोनों ही बातें एक है। तो बच्चों देखिए आप इस प्रकार का ये बन रहा है, ये क्या है, ये a है और ये क्या है, b है। इसमें ये a है और ये क्या है, b है। तो बच्चों देख पा रहे हैं कि ये हमारा a धन b और a ऋण b बराबर a वर्ग माइनस b वर्ग, इस प्रकार का आपका बन पाएगा। इस प्रकार का ये बन रहा है a धन b और दूसरे कोष्टक में a ऋण b, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एक बार a वर्ग ऋण b वर्ग। तो इसको देखो ये a की जगह क्या है, 3 है, इसको हम a की जगह प्रयोग करेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा a है और ये हमारा क्या है, b है। ऐसे ही यहां हम इसको किसकी जगह प्रयोग करेंगे, a की जगह और इसको b की जगह। तो देख पा रहे हैं बच्चों यहां हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा 3 का वर्ग, क्योंकि a का वर्ग होता है, और हम क्या लिख सकते हैं, ऋण b का वर्ग अंडर 3 का वर्ग। तो यहां जो आपका बनेगा 3 का वर्ग कितना होता है, 3 तिया 9 माइनस 3 का वर्ग मतलब क्या है, 3 का वर्ग इसका मतलब 3 गुणा 3 और 3 तिया 9, तो यहाँ पे 9 बना। और हमारे ये अंडर 3 का वर्ग क्या बनेगा, तो अंडर 3 का वर्ग क्या बनेगा, तो अंडर 3 का मतलब है बच्चों अंडर 3 गुणा अंडर 3। और उस दिन हम लोगों ने सीखा था कि यदि हम अंडर में अगर समान संख्याएं हैं
और उनका गुणा हो रहा है तो फिर हमारा अंडरूट हट जाता है और केवल हम उस जो अंडरूट के अंदर संख्या होती है उसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हमारा इसका उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। से अब हम 3 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 6। तो बच्चों बड़ी ही सरलता से हमने इसका जो हल है वो प्राप्त कर लिया है। बच्चों दूसरा तरीका जो इसका है वो देखते हैं। सवाल को बच्चों दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं तो देखते हैं। ये आपका क्या है, 3 धन अंडरूट 3 और यहाँ लिखा हुआ 3 ऋण अंडरूट 3। तो बच्चों इसको कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पहले हमें 3 का गुणा 3 के साथ करना है। तो 3 3 कितने हो जाएंगे, 9। फिर इस 3 का अंडरूट 3 के साथ करेंगे तो आएगा ये धन के और ये ऋण के। तो बच्चों यहाँ हमारे 3 हैं, वो 3 किसके, धन के हैं। और यहाँ ये 3 है, ये भी धन के हैं। तो 3 धन के हैं, ये भी 3 धन के हैं। इनका जब गुणा होगा तो हमें धन की ही संख्या प्राप्त होगी, इसलिए हमें धन के 9 प्राप्त हो गए। यदि हम यहाँ 3 हमारे धन के हैं और ये हमारे किसके हैं, अंडरूट 3 ऋण की संख्या है। यदि हम इनका गुणा करेंगे तो धन की संख्या का गुणा ऋण की संख्या के साथ होता है, तो किसकी, ऋण की संख्या प्राप्त होती है। इसलिए हमें 3 ऋण 3 अंडरूट 3 प्राप्त हो जाएंगे। पुनः हमें अंडरूट 3 का अब इन दोनों के साथ करना है। तो अंडरूट 3 का जब 3 के साथ करेंगे, ये दोनों ही धन के हैं तो 3 अंडरूट 3 प्राप्त होगा। इसका जब इसके साथ करेंगे, अंडरूट 3 का अंडरूट 3 के साथ करेंगे, ये अंडरूट 3 प्लस के हैं और ये अंडरूट 3 माइनस के हैं। जब इनका हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण के 3 प्राप्त होंगे। कि अंडरूट 3 का गुणा अंडरूट 3 के साथ करेंगे तो हमारा अंडरूट खत्म हो जाएगा और हम कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। बच्चों देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ ये धन के 3 अंडरूट 3 हैं और ये ऋण के हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 9 ऋण 3 बचे और 9 से जब हम 3 को घटाएंगे तो हमारे 6 प्राप्त होंगे। तो बच्चों देखा कि हमने दूसरे तरीके से भी बड़ी सरलता से इसके हल को प्राप्त कर लिया है। तो बच्चों अगला खंड आपका जो तीसरा है वो दिया गया है इस तरीके से, अंडरूट 5 धन अंडरूट 2 का वर्ग। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं, ये हम लोगों ने पिछली क्लासों में सरसमिका पढ़ी होगी आपने, a प्लस बी और इस b का वर्ग बराबर किसका वर्ग होता है, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b वर्ग। तो इसके सहायता से हम इसको आसानी से इसको सरल कर सकते हैं। तो यहाँ a की जगह कौन प्रयोग होगा, तो ये हमारा जो अंडरूट 5 है ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो हम यहाँ हम देख पा रहे हैं a की जगह कौन आएगा, अंडरूट 5 फिर 2 गुणा, यहाँ a की जगह कौन है, अंडरूट 5 गुणा b की जगह कौन है, अंडरूट 2 धन b की जगह कौन है, अंडरूट 2। तो हम क्या करेंगे, अंडरूट 2 का वर्ग करेंगे और यहाँ बच्चों हमें प्राप्त होगा अंडरूट 5 का वर्ग 5 होता है प्लस यहाँ क्या होगा 2 अंडरूट 10, क्योंकि असमान संख्याएं तो संख्याओं का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा, प्लस में प्राप्त होगा 2। तो बच्चों 5 और 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 प्लस 2 अंडरूट 10। तो बच्चों हमने देखा कितनी सरलता से हमने इसको सरल कर लिया है। चौथा खंड बच्चों आपका जो दिया गया है वो आपका अंडरूट 5 ऋण अंडरूट 2 और एक कोष्टक में अंडरूट 5 धन अंडरूट 2। तो बच्चों इसको उसी सरसमिका से a ऋण b और a धन b बराबर एक बार होता है a वर्ग ऋण b वर्ग। तो यहाँ a की जगह कौन काम करेगा, a की जगह काम करेगा हमारा ये अंडरूट 5 और b की जगह कौन काम करेगा, अंडरूट 2। तो बच्चों 5 a की जगह और ये b की जगह, यहाँ अंडरूट a माइनस b और ये a प्लस b के फॉर्म का दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, अंडरूट 5 का वर्ग ऋण अंडरूट 2 का वर्ग। तो बच्चों अंडरूट 5 का वर्ग क्या होता है, 5 ऋण 2। तो उत्तर बेटा हमारा कितना प्राप्त होगा बच्चों, 3। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से सरल कर सकते हैं बच्चों। और ये बाकी 2 आपके सवाल हैं, ये बहुत ही सरल हैं, तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। चौथा मैंने बता दिया, तीसरे में कुछ है नहीं, तो मैं 5वां बता रहा हूं आपको। उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित के हरों का परमेयकरण कीजिए।
क्या कहा गया है, निम्नलिखित के हरों का परमेयकरण कीजिए। तो बच्चों परमेयकरण करने से क्या मतलब है, परमेयकरण का मतलब होता है जो हर हमारा अपरमेय संख्या है उसको क्या बनाना है, परमेय संख्या बनाना है। तो बच्चों ध्यान दो, आप किसी भी अपरमेय संख्या को परमेय कैसे बना सकते हैं, अगर हमारी कोई भी, जैसे मान लीजिए आपका अंडरूट ए दिया गया है और अंडरूट ए क्या है, हमारी एक अपरमेय संख्या है। अगर ये हमारी अपरमेय संख्या है तो हम इसको परमेय कैसे बना सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हम अंडरूट ए में अंडरूट ए का ही गुणा कर दें, यदि हम अंडरूट ए में अंडरूट ए का ही गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने आप ये अंडरूट हमारा हट जाएगा और हमें ए प्राप्त होगा जो कि एक परमेय संख्या होगी। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी संख्या का अपरमेय संख्या का वर्ग कर दें तो हमें क्या है, एक परमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों हमें क्या करना है, कोई भी अपरमेय संख्या है ये ध्यान में रखते हुए कि हमें क्या करना है, उसका वर्ग करना है। अगर उसका वर्ग हो जाएगा तो वो एक परमेय संख्या बन जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम सवालों को सरल करेंगे। तो पहला जो आपका खंड दिया गया है वो आपका दिया है 1/√7। तो बच्चों देख पा रहे हैं वो कह रहे हैं हर का परमेयीकरण कीजिए। हर देखिए √7 है, एक अपरमेय संख्या है। अब परमेय संख्या कब बनेगा, परमेय संख्या तब बनेगा यदि √7 है, √7 में √7 का ही गुणा हो जाए तो हमारा ये क्या बन जाएगा, परमेय संख्या बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, 1/√7 और इस √7 के साथ √7 का ही गुणा कर देंगे। तो बच्चों यदि हमने हर में √7 का गुणा किया है तो हमें अंश में भी √7 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे आप देखते होंगे कि अगर आपने √7 का गुणा हर में कर दिया और अंश में नहीं किया तो भिन्न का मान कम ज्यादा हो जाएगा। जैसे आप तराजू पे कोई चीजें तोल रहे होते हैं, एक साइड आपका 5 किलो रखा हुआ है, दूसरी साइड भी 5 किलो रखा हुआ है, और यदि आपने एक साइड 100 ग्राम डाल दिया कुछ और दूसरी साइड नहीं डाला तो तराजू के पल्ले ऊपर नीचे हो जाते हैं, अर्थात उसका जो तौल है वो कम ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही यदि हम भिन्न में अंश के साथ कोई चीज जोड़ रहे हैं और वो हमने हर में नहीं जोड़ा, या हम हर के साथ किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं और वो हमने अंश में नहीं किया, तो फिर भिन्न का मान भी कम ज्यादा हो जाता है। इसलिए जो भी हम अंश के साथ करते हैं वो हमें हर के साथ करना पड़ेगा, और जो हम हर के साथ कर रहे हैं वो हमें जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, वो हमें अंश के साथ करना पड़ेगा। तो बच्चों √7 का हमने गुणा हर में किया है तो अंश में भी करना पड़ेगा। तो हमारा ये क्या बनेगा, √7 का गुणा √7 के साथ होगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त होगा। तो बच्चों देखिए आपका जो हर था वो एक परमेय संख्या बन गया। तो बच्चों दूसरा खंड जो आपका है वो है 1/√7 √7 तो बच्चों इस सर्वसमीका पे आप ध्यान दीजिए कि a-b दूसरे कोष्टक में a-b बराबर होता है आपका a²-b²। तो बच्चों देखिए ये जो हमारा दिया गया है, ये जो हर है वो हमारा अपरमेय संख्या है और इसे हमें क्या बनाना है, परमेय संख्या बनाना है। तो परमेय संख्या कब बन पाएगा, परमेय संख्या तब बन पाएगा यदि हमारा √7 का वर्ग हो जाए और √6 का वर्ग हो जाए। तो वर्ग कब होगा, अब आप देखिए √7-√6 हमारा a-b के रूप का है और हमें क्या करना है कि a-b के रूप का इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा ये बन जाएगा a²-b², मतलब √7 का वर्ग हो जाएगा और √6 का वर्ग हो जाएगा। तो हमारा ये एक परमेय संख्या बन जाएगा। तो बच्चों करते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, 1/ इसमें हम √7-√6 जो आपका दिया गया है इसके साथ हम धन का जो है √7-√6, अगर हमारा ये a-b के रूप का है इसमें हम a+b के रूप का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये क्या करेंगे, ये हमारा माइनस लगा हुआ था, यहां हम क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे बीच में और इसका गुणा करेंगे। √7 धन √6 का
अंश में भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका गुणा हर में होता है उसका गुणा हमें अंश में भी करना पड़ता है, नहीं तो भिन्न का मान कम ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों देखते हैं, ये हमारा रहेगा, इसका गुणा 1 के साथ होगा तो ये बनेगा √7 धन √6 बटा, यहाँ √7 का वर्ग बनेगा ये, और ये बनेगा √6 का वर्ग, ऋण √6 का वर्ग। तो बच्चों यहाँ आपका √7 धन √6 बटा, यहाँ हो जाएगा 7 ऋण 6, क्योंकि √7 का वर्ग क्या हो जाएगा 7 और √6 का वर्ग क्या हो जाएगा 6, क्योंकि यदि हम √7 गुणा √7 करेंगे तो √ हट जाएगा और हमारा कितना रह जाएगा 7। ऐसे ही √6 गुणा √6 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो बच्चों इसको जब हम आगे सरल करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा √7 धन √6 बटा 1। अब देखते हैं कि बच्चों हमारा जो हर है वो एक परमेय संख्या बन गया है, या फिर हम इसको √7 धन √6 भी लिख सकते हैं, या तो आप इतना ही लिखा रहने दीजिए या फिर √7 धन √6 भी लिख सकते हैं। बच्चों जो अगला खंड है आपका, अगला खंड करते हैं। तो अगला खंड बच्चों जो आपका दिया गया है वो है तीसरा, 1/√5 धन √2। तो इसको बच्चों सरल करते हैं, देखते हैं इसका जो हर है इसको हमें परमेय संख्या बनाना है तो कैसे होगा। ये बहुत सरल है। उसी की तरह अब आप देखिए इस सर्व समीकरण पे पुनः विचार कीजिए कि ये जो आपका ये जो दिया गया √5 धन √2 ये किसका है, ये आपका a प्लस b इस रूप का है, तो हमें किसका गुणा करना पड़ेगा a माइनस b के रूप का क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा करना पड़ेगा। तो ये बनेगा हमारा 1/√5 धन √2 और इसमें इसके ये जो a माइनस बी के रूप का इसका क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो इसका a माइनस b रूप क्या हो जाएगा √5 ऋण √2। तो बच्चों जिसका गुणा √5 ऋण √2 का नीचे अगर गुणा हुआ है तो ऊपर भी √5 ऋण √2 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा बनेगा √5 ऋण √2 एक के साथ गुणा होगा तो वही संख्या आ जाएगी, और ये बन जाएगा √5 का वर्ग ऋण √2 का वर्ग। तो बच्चों इसको जब हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा √5 ऋण √2 बटा, यहां आपका हो जाएगा ये 5 ऋण 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा √5 ऋण √2 बटा 3। तो बच्चों कितनी सरलता से हमने इसके जो हर है उसको एक परमेय संख्या बना दिया है। जो 3 है वो हमारा एक क्या होता है, परमेय संख्या होता है। तो बच्चा जो अगला खंड है चौथा, वो आपका इस तरीके से दिया गया है 1/√2। तो बच्चों इसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से हमें क्या करना है, फिर इस सर्व समीकरण पर विचार करना है a ऋण b। तो इसका क्या हो a धन b अगर इसके साथ गुणा हो जाए ये a वर्ग ऋण b वर्ग बन जाता है। सेम इस पर हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हमें 1/√7 ऋण 2। तो हमें क्या करना है √7 धन 2 का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अगर हमने हर में √7 धन 2 का गुणा किया तो हम अंश में भी √7 धन 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा ऊपर 1 के साथ गुणा होगा तो √7 धन 2 बटा ये बनेगा हमारा √7 का वर्ग ऋण 2 का वर्ग। तो बच्चों देख पा रहे हैं √7 धन 2 बटा 7 ऋण 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें √7 धन 2 बटा 3। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने बड़ी ही आसानी से इनको सभी को सरल कर लिया है, और जो भी हर थे अपरमेय संख्या के रूप में थे उनको हमने परमेय संख्या के रूप में बदल दिया है। तो बच्चों उस दिन हम लोगों ने कुछ घातांक के नियम सीखे थे, उसमें
कुछ एक दो नियम और हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद हम लीजिए कि आपका a पे पावर 1/n लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि रूट यहाँ n और यहाँ हम a, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए a पे पावर यहाँ आपका मान लीजिए यहाँ 1/m हो, तो हम इसको क्या लिखेंगे? तो हम इसको m और यहाँ से ये इस तरीके से और यहाँ हम a को लिख देंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं, m रूट a इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर हमारा a पे पावर m/n लिखा हुआ है, तो हम उसको कैसे लिख पाएंगे? तो इसको भी बच्चों हम बड़ी सरलता से n हमारा ये इस तरीके से n रूट a पे पावर और यहाँ हम m इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको हम n और यहाँ इस तरीके से a पे पावर यहाँ m को हम अंदर भी इस तरीके से ले सकते हैं। तो ये हमारी कुछ और भी घातांक के कुछ सूत्र हैं, इनकी सहायता से हम आसानी से जो भी आपकी 1.6 अभ्यास है उसको बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। तो बच्चों करते हैं स्टार्ट प्रश्नावली 1.6। तो बच्चों प्रश्नावली 1.6 है, उसका जो पहला सवाल है क्वेश्चन संख्या 1, उसमें कहा गया है कि ज्ञात कीजिए। पहला जो सवाल दिया गया है आपका पहला खंड, उसमें कह रहे हैं 64 पे घात 1/2। तो बच्चों इसको हम कैसे कर सकते हैं? 64 को हम लिख सकते हैं कि यह जो 64 8 का वर्ग होता है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें 8 का वर्ग पर घात 1/2। बच्चों हम लोग जानते हैं कि घात के ऊपर जब घात होती है तो घातों में गुणा हो जाता है, तो हमने क्या किया? घातों में गुणा हो गया और ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 पे घात बचेगी 1 और उसको हम लिख सकते हैं 8। जैसे हमारे पास एक सूत्र होता है कि अगर हमारा a पे पावर n पे पावर m है, तो उसको हम लिख सकते हैं a पे पावर mn, या हम इसको लिख सकते हैं a पे पावर nm। तो इससे हम इसको बहुत सरलता से कर सकते हैं। अगला बच्चों खंड हमारा दिया गया है 32 पे पावर 1/5। तो बच्चों यहां क्या करेंगे? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 रूट यहाँ 32, 5 और यहाँ अंडरूट 32। तो इसको जब हम करेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 32 के, तो 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32। तो देख पा रहे हैं हम यहाँ कितने का समूह बनाना है? 5 का बनाना है, क्योंकि यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? हमें 5 का समूह बनाना है। तो 5 का देखो एक समूह बन जाएगा, 1 2 3 4 5। तो हम कितनी बार लिख पाएंगे? एक बार हम इस 2 को लिख पाएंगे, क्योंकि 5 में से हमें 5 का समूह बनाकर उसमें से 1 लेना है, तो हमने लिख दिया। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 2। बच्चों दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ 32 है पे पावर 1/5 है, घात 1/5 है, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 5 पे पावर 1/5 भी कर सकते हैं हम। 32 के जब अभाज्य गुणनखंड करें, मतलब 2 पे पावर 5, 2 पे घात 5। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 5 गुणा 1/5, घात के ऊपर घात होने पर घातों में गुणा हो जाता है, तो ये कैंसिल। तो यहाँ बचा 2 पे पावर 1, और 2 पावर 1 को हम कितना लिख सकते हैं? 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों जो तीसरा आपका खंड दिया गया है, तीसरे खंड में दिया गया है 125 पे घात 1/3। तो बच्चों हम 125 को कैसे लिख सकते हैं? तो हम 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, मतलब 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा?
गुणा 5 गुणा 5, पचम 25 पंजे 125, या इसको हम 5 पे घात 3 लिख सकते हैं। तो देखो 125 को कितना लिखेंगे 5 पे घात 3, और इसके ऊपर भी घात लगा दो 1/3। अब देखो क्या होगा 5 घात के ऊपर घात है तो घातों में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा 5 पे घात 1, जिसको हम लिख सकते हैं 5। तो बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो बच्चों प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया गया, इसमें भी कह रहा है ज्ञात कीजिए, और इसका जो पहला खंड है वो दिया गया है 9 की घात 3/2। तो बच्चों इसको क्या कर सकते हैं, ये 9 किसका, अगर हम 9 के अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या होगा 3 गुणा 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। इसका मतलब 9 की जगह हम क्या लिखेंगे 3 की घात 2, और इस पे भी घात है तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 की घात लगा देंगे। और यहाँ क्या होगा कोष्टक जैसे ही खुलेगा तो घात के ऊपर घात है तो घातों में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 3 की घात 2 गुणा 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचा 3 पे घात 3, और 3 पे घात 3 का मतलब क्या होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 होती है 27। तो बच्चों हमारा इसका उत्तर 27 प्राप्त हो जाएगा। अगला जो आपका खंड है वो आपका दिया गया है 32 की घात 2/5, 32 पर घात है 2/5। तो बच्चों 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 और पे पावर 2/5। तो यहाँ 2 की घात 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ रहेगा हमारा 2 पे पावर 2, और 2 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 पे पावर मतलब होता है 2 गुने 2, और इसको हम करेंगे तो 2 दूने 4। अगला जो खंड है हमारा वो है 16 पर घात 3/4। तो बच्चों 16 को कितना लिख सकते हैं, 16 का मतलब होता है 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। तो बच्चों 16 की जगह कितना लिखेंगे 2 पे पावर 4 पे पावर 3/4। तो बच्चों ये कितना मिलेगा हमें 2 पे पावर 4, घात के ऊपर घात है तो घातों में गुणा हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमें मिलेगा 2 पे पावर 3, और 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब हो गया 2 दूने 4 दूने 8। तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा 8। अगला बच्चों जो आपका खंड दिया गया है वो है आपका 125 पर घात माइनस का 1/3। तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, 125 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त होगा 5 पावर 3, और इसके ऊपर भी पावर लगा दो माइनस का 1/3। जब हम कोष्टक हटाएंगे तो घात के ऊपर घात है तो घातों में गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणा माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 पावर माइनस का 1 बचा, और इसको लिख सकते हैं हम, ये हमारे पास एक सूत्र होता है a पे पावर -1, उसको हम लिख सकते हैं 1/a पे पावर +1। तो इसी तरीके से बच्चों हम इसको 1/5 पावर 1 लिख सकते हैं, और इसका मतलब होगा आपका 1/5। तो बच्चों तीसरा प्रश्न है उसको सरल करते हैं। इसमें कहा गया सरल कीजिए। तो पहला इसका खंड है, उसमें दिया गया है 2 की घात 2/3 गुणा, ये डॉट का मतलब गुणा होता है, 2 की घात 1/। तो
तो बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो हम जानते हैं कि इस तरीके से अगर आपका है a पे पावर n गुणा a पे पावर m, और तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a पे पावर n धन m, मतलब आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो इस सूत्र के माध्यम से हम इसको आसानी से सरल कर सकते हैं। 2 पे पावर 2/3, और यहाँ इसका क्या मतलब है, इसका मतलब गुणा है, तो हम चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पावर 1/5। इसका मतलब हुआ बच्चों 2 पे पावर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 1/5। जब इसको सरल करेंगे तो 2 पे पावर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, लासा हो जाएगा 15, तो यहाँ हो जाएगा 10 + 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 पे पावर 13/15। तो बच्चों ये भी हमने बड़ी सरलता से इसको सरल कर लिया है। बच्चों अगला जो खंड है आपका दूसरा इसका, उसमें दिया गया है 1/3/3, और इसकी भी घात ऊपर 7 है। तो बच्चों 1 पे कितनी भी घात हो उसका मान 1 ही रहता है, तो हम इसको 1 पे घात 7/3 की घात 3 पे घात 7 लिखेंगे, तो इसका मतलब 1 रहेगा। इसका मतलब हो गया 3 पे घात के ऊपर घात है तो घातों में गुणा, 7 × 21, और यहाँ क्या बनेगा, इस माइनस का 21 मिलेगा, और हम जब इसको करेंगे तो ये 3/-21 इस तरीके से इसका हल प्राप्त हो जाएगा। इससे अगला बच्चों तीसरा खंड जो आपका दिया गया है वो है 11 पे पावर 1/2/11 पे पावर 1/4। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 11 पे पावर 1/2, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये जो घात है वो माइनस की हो जाएगी, तो 11 पावर 1/4। तो बच्चों इसको हमें क्या करना है, आधार समान होने पे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 11 पावर हम लिख सकते हैं 1/2 धन माइनस का 1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 पावर 1/2 ऋण 1/4 हो जाएगा। 11 पे पावर यहाँ एलसीएम 4 हो गया, और ये बनेगा हमारा 2 ऋण 1, और इसको सरल करने पर प्राप्त होगा 11 पावर 1/4। तो बच्चों बड़ी सरलता से हमने इसको भी सरल कर दिया है। लास्ट आपका खंड रह गया है जो देखते हैं बच्चों। ये आपका दिया गया है 7 पावर 1/2 8 पावर 1/2। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और अगर आधार असमान है और घातें समान हैं, इस तरीके से बच्चों यदि हमारा a पे पावर n गुणा b पे पावर n है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आधारों में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो हम ab पे पावर n भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इसकी सहायता से हम इसको आसानी से कर पाएंगे। तो ये 7 पावर 1/2 गुणा 8 पावर 1/2, तो इसको कैसे कर पाएंगे, इन आधारों में गुणा हो जाएगा, तो हम इनको लिख सकते हैं 7 गुणा 8, और इसका पावर हो जाएगा 1/2, तो इनको लिख पाएंगे 7 8 56 पे पावर 1/2। तो बच्चों ये हमने बड़ी ही सरलता से इस अभ्यास के सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में गणित की कुछ और अच्छी अच्छी चीजों के साथ। धन्यवाद।